नमो बुद्धाय। विज्ञान का एक बड़ा ही रोचक तथ्य है। हर 7 से 10 साल के भीतर हमारी शरीर की लगभग हर एक कोशिका पूरी तरह से बदल जाती है। हाँ, पुरानी कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं और नई उनकी जगह ले लेती हैं। बिल्कुल। तो जरा इस पर विचार किया जाए। बचपन की जिस तस्वीर को देखकर अक्सर कहा जाता है कि हाँ, ये मैं हूं, भौतिक रूप से उस शरीर का एक भी कण आज के शरीर में मौजूद ही नहीं है। वो पूरा का पूरा ढांचा ही बदल चुका है। सही कहा। तो फिर वो मैं कौन है? जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसी गहरे सवाल के साथ आज की परिचर्चा की शुरुआत करते हैं, अत्यंत श्रद्धा और गंभीरता के साथ। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। तथागत जिनकी प्रज्ञा और करुणा ने अज्ञान के अंधकार को मिटाकर धम्म का मार्ग प्रशस्त किया, जो केवल एक अंधी मान्यता नहीं बल्कि प्रत्यक्ष देखने का एक वैज्ञानिक और तार्किक मार्ग है। ऐसे सम्यक संबुद्ध के चरणों में गहरा सम्मान। और बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल के इस मंच पर प्रस्तुत इस गहन ज्ञान यात्रा में सभी प्रज्ञावान श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, ये केवल एक चर्चा नहीं है बल्कि मिलिंद पन्हो यानी महान यूनानी राजा मिलिंद और भदंत नागसेन के ऐतिहासिक संवाद पर आधारित एक सतत ज्ञान यात्रा है। हाँ, और ये स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इतनी गंभीर और बौद्धिक परिचर्चा आप सुन रहे हैं बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल पर। इसलिए अपने चिंतन को जागृत करें और इस अन्वेषण में हमारे साथ बने रहें। इस ज्ञान यात्रा के पिछले चरण में जो समझ उभर कर सामने आई थी, उसने मुझे विचार करने की एक बिल्कुल नई दिशा दी है। संक्षेप में यदि उसे याद किया जाए तो ये स्पष्ट रूप से स्थापित हुआ था कि जिसे अनजाने में एक स्थायी मैं या एक अखंड स्व मान लिया जाता है, वो वास्तव में कोई एक ठोस वस्तु या स्थायी सत्ता है ही नहीं। हाँ, वो केवल 5 स्कंधों यानी 5 अलग अलग प्रक्रियाओं का एक समूह मात्र है। जब तक इन स्कंधों को एक मानकर चला जाता है तब तक भ्रम बना रहता है। और आज का हमारा लक्ष्य इसी दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाना है। मैं चाहूंगी कि हम इस विषय की गहराई में उतरें। तो आज की परिचर्चा का मुख्य केंद्र वो पहला स्कंध है जिसे दर्शन में रूप कहा गया है। रूप मतलब ये भौतिक शरीर। क्योंकि इस साधारण जीवन में जब ये सवाल उठता है कि हमारा वास्तविक परिचय क्या है, तो सबसे पहला ध्यान इसी भौतिक शरीर की ओर ही जाता है ना? बिल्कुल। समाज में एक नाम होता है और उस नाम के साथ एक चेहरा, एक विशेष आकार जुड़ा होता है। तो आज का उद्देश्य यही समझना है कि क्या ये दिखाई देने वाला, जन्म लेने वाला और अंततः नष्ट हो जाने वाला शरीर ही वो वास्तविक मैं है? और इस परिचर्चा के अंत में एक प्रश्न भी रखा जाएगा जो इस बोध को और गहराई में ले जाएगा। लेकिन शुरुआत राजा मिलिंद के उस बुनियादी सवाल से करते हैं। राजा मिलिंद, जो कि यूनानी मूल के थे, उनका मस्तिष्क पूरी तरह तर्क और प्रमाण पर चलता था। उन्होंने भदंत नागसेन के सामने ठीक यही सबसे बुनियादी प्रश्न रखा था। क्या पूछा था उन्होंने? उन्होंने पूछा कि भंते, यदि मैं नाम की कोई स्थायी सत्ता नहीं है, तो क्या ये जो शरीर है, जो दिखता है, जिसका एक रूप है, आकार है, रंग है, क्या यही शरीर मैं हूं? और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश मनुष्य इसी रूप और आकार को अपने अस्तित्व का अंतिम आधार मानकर पूरा जीवन बिता देते हैं। बिल्कुल। लेकिन भदंत नागसेन का उत्तर अत्यंत शांत और सीधा था। उन्होंने राजा से कहा कि इस शरीर को ध्यान से देखा जाए। क्या ये शरीर वैसा ही है जैसा बचपन में था? राजा मिलिंद का उत्तर तो स्वाभाविक ही रहा होगा। हाँ, राजा ने कहा नहीं, ये तो निरंतर बदल रहा है। यहाँ ये समझना बहुत आवश्यक है कि ये बदलाव भंते केवल ऊपरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि शरीर सिर्फ आकार में बड़ा हो रहा है। अगर इसकी बायोलॉजी को गहराई से देखा जाए तो हमारी हड्डियां जो सबसे ठोस लगती हैं, वे भी हर 10 साल में खुद को पूरी तरह से नया कर लेती हैं। त्वचा हर महीने बदल जाती है। हाँ, और पेट के अंदर की परत हर कुछ दिनों में नई हो जाती है। तो यदि शरीर का हर हिस्सा एक निश्चित समय के बाद बदल रहा है, तो भदंत नागसेन का ये तर्क बिल्कुल सटीक बैठता है कि जो वस्तु स्वयं परिवर्तनशील है वो एक स्थायी मैं कैसे हो सकती है। अगर इसे एक रूपक से समझें, जैसे किसी बहती हुई नदी के किनारे खड़े होकर हम उसे एक स्थायी नाम दे देते हैं, गंगा, यमुना या कोई और। बहुत ही सुंदर उदाहरण है ये। ऐसा लगता है कि नदी वही है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो पानी एक क्षण पहले वहां था वो अब बहकर आगे जा चुका है। पानी की हर बूंद, हर क्षण नई है। बिल्कुल। तो यदि बचपन की तस्वीरों में दिखने वाला शरीर आज के शरीर से बिल्कुल अलग है, तो दोनों में से असली कौन है?
क्या बात है। ये प्रवाह की अवधारणा बहुत गहरी है। नदी केवल एक प्रवाह का नाम है, किसी ठहरी हुई वस्तु का नहीं। शरीर के साथ भी ठीक ऐसा ही है ना? बिल्कुल। यह कोशिकाओं, ऊर्जा और तत्वों का एक निरंतर बहता हुआ प्रवाह है। जिसे बचपन का शरीर कहा जाता है, वो शरीर तो अब भौतिक रूप से इस दुनिया में है ही नहीं। वो तो कब का भी सर्जित हो चुका है। हाँ, तो इसलिए ये जो एक अखंड पहचान का एहसास होता है, ये वास्तव में केवल एक व्यवहारिक सुविधा है। समाज में व्यवहार करने के लिए, रिश्ते निभाने के लिए पहचान की आवश्यकता होती है। लेकिन जब परम सत्य की खोज की जाती है तो ये पहचान मात्र एक भ्रम साबित होती है। और भदंत नागसेन इसी भ्रम को तोड़ने के लिए राजा मिलिंद को और गहराई में ले जाते हैं। वे कहते हैं कि यदि ये शरीर कोई एक स्थायी और स्वतंत्र इकाई नहीं है, तो फिर असल में ये है क्या? हाँ, ये एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर ये शरीर मैं नहीं है तो आखिर ये जो इतना ठोस महसूस होता है वो है क्या? यहीं पर नागसेन शरीर के निर्माण को 4 मूल तत्वों में विभाजित करते हैं। कठोरता यानी पृथ्वी तत्व, तरलता यानी जल तत्व, ताप यानी अग्नि तत्व और गति यानी वायु तत्व। मतलब शरीर को इन 4 हिस्सों में बांटकर देखना चाहिए। हाँ, और इसे केवल प्राचीन दर्शन मानकर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इसके पीछे के विज्ञान को समझना चाहिए। शरीर में जो कुछ भी ठोस है, जो प्रतिरोध पैदा करता है, जैसे हड्डियां, दांत या मांसपेशियां, वो सब पृथ्वी तत्व है। बिल्कुल। और जो कुछ भी बहता है, जो शरीर को जोड़े रखता है, जैसे रक्त, लार या कोशिकाओं के भीतर का तरल, वो जल तत्व हो गया। हाँ, जो ऊर्जा है, जो पाचन की ऊष्मा है या शरीर का तापमान है, वो अग्नि तत्व है। और जो श्वास है, फेफड़ों का फैलना, सिकुड़ना है, नसों में स्पंदन है, वो वायु तत्व है। तो मतलब शरीर कोई स्वतंत्र इकाई नहीं है? नहीं, ये केवल इन चारों तत्वों के मिलने से बनी एक जटिल प्रक्रिया है। प्रकृति से उधार लिए गए तत्वों का एक संयोजन मात्र है। प्रकृति से उधार लिए गए तत्व। ये बात बहुत गहराई से चुभती है, लेकिन भंते के इस तर्क पर एक स्वाभाविक आपत्ति भी तोड़ती है। कैसी आपत्ति? देखिए, ये बात तो समझ में आती है कि शरीर तत्वों का समूह है, लेकिन फिर भी इस पर मेरा नियंत्रण तो है ना। भले ही मैं शरीर को बूढ़ा होने से न रोक पाऊं, लेकिन मैं अपने हाथ को अभी उठाने का निर्णय तो ले सकता हूं। मैं क्या देखूंगा, क्या खाऊंगा, ये तय कर सकता हूं। तो क्या ये आंशिक नियंत्रण इस शरीर को मैं कहने के लिए काफी है? हाँ, यही सवाल है। क्या ये थोड़ा बहुत नियंत्रण ही काफी नहीं है? ये बहुत ही सटीक और गहरा प्रश्न है। और आपको पता है, राजा मिलिंद के मन में भी ठीक यही शंका थी। लेकिन नागसेन इस नियंत्रण के तर्क को बहुत ही सूक्ष्मता से काटते हैं। उन्होंने कैसे समझाया इसे? वे कहते हैं कि जिसे आंशिक नियंत्रण कहा जा रहा है, वो भी पूरी तरह से शर्तों और कारणों पर निर्भर है। हाँ, हाथ उठाने का विचार आता है और हाथ उठ जाता है, लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई नस दब जाए? ओहो, तब तो हाथ नहीं उठेगा। बिल्कुल। क्या होगा अगर लकवा माल जाए? तब वो विचार तो मन में रहेगा, लेकिन ये शरीर उस आदेश को मानने से इनकार कर देगा। मतलब हमारा नियंत्रण बहुत ही सतही है। हाँ, नागसेन राजा मिलिंद से पूछते हैं कि राजन, क्या ये शरीर आदेश मान सकता है कि वो कभी बीमार ना पड़े? कोई नहीं रोक सकता बीमारी को। क्या कोई ये आज्ञा दे सकता है कि उसके सिर के बाल कभी सफेद ना हो? मिलिंद तो एक चक्रवर्ती सम्राट थे जिनका आदेश लाखों लोग मानते थे, लेकिन उन्हें भी ये स्वीकार करना पड़ा कि इस भौतिक ढांचे पर उनका कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। ये तो सच है। तो नागसेन समझाते हैं कि जो चीज पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है, जो अपनी ही प्रकृति और नियमों के अधीन है, उस पर यह दावा कैसे किया जा सकता है कि ये मैं हूं? जो वास्तविक मैं है, उस पर तो पूर्ण अधिकार होना चाहिए ना। अगर इसे आज के संदर्भ में समझने की कोशिश की जाए तो शायद ये गाड़ी चलाने जैसा है। मान लीजिए कोई ड्राइविंग सीट पर बैठा है। बहुत अच्छा उदाहरण है। स्टीयरिंग हाथ में है, एक्सीलरेटर पर पैर है, गाड़ी मन मुताबिक बाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है। इस आंशिक नियंत्रण के कारण ये भ्रम पैदा हो जाता है कि हम गाड़ी के पूरी तरह मालिक हैं, या कुछ लोग तो अपनी पहचान ही उस गाड़ी से जोड़ लेते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन असलियत क्या है? इंजन के भीतर कलपुर्जों का घिसना, तेल का कम होना, टायरों का पुराना होना, ये सब एक प्राकृतिक भौतिक प्रक्रिया है जो ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति के चाहने या न चाहने से नहीं रुकती। ये ढांचा बस चल रहा है। बिल्कुल सही। तो क्या चेतना और इस भौतिक शरीर के बीच ये जो एक तरफा रिश्ता है, वही हमारे भ्रम का सबसे बड़ा कारण है? हम इस ढांचे को थोड़ा बहुत संचालित कर पाते हैं, इसलिए इसे ही अपना पूर्ण अस्तित्व मान बैठते हैं। एकदम सटीक बात कही आपने।
और इसी भ्रम से अज्ञान की शुरुआत होती है। जब राजा मिलिंद को ये तर्क समझ में आने लगा कि शरीर मैं नहीं हो सकता क्योंकि इस पे पूर्ण नियंत्रण नहीं है, तो उन्होंने एक बहुत ही चतुर प्रश्न पूछा। अच्छा, अब राजा ने क्या पूछा? उन्होंने कहा, भंते, यदि ये सिद्ध हो गया कि शरीर मैं नहीं है, तो क्या कम से कम ये दावा किया जा सकता है कि ये शरीर मेरा है? मतलब मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन ये शरीर मेरी संपत्ति तो है। हाँ, यही उनका तर्क था। ये तो मानव मन की एक बहुत ही स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जब ये समझ में आता है कि कोई चीज हम स्वयं नहीं है, तो मन तुरंत उस पर अपना मालिकाना हक या स्वामित्व जताना चाहता है। बिल्कुल। खुद को उससे अलग तो कर लिया, लेकिन ये मेरा है, इस अहंकार को मन नहीं छोड़ना चाहता। सही कहा। और इसी स्वामित्व के मायाजाल को काटने के लिए भदंत नागसेन एक अत्यंत सुंदर दृष्टांत का सहारा लेते हैं। वे एक पौधे का उदाहरण देते हैं। पौधे का कैसे? वे कहते हैं, एक पौधा कैसे उत्पन्न होता है? क्या वह अपने आप पैदा हो जाता है? नहीं, वह मिट्टी, पानी, धूप, बीज और समय के मिलने से उत्पन्न होता है। बाहरी कारणों से? यदि इनमें से एक भी कारण हटा लिया जाए, जैसे पानी देना बंद कर दिया जाए या धूप न मिले, तो पौधा नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार यह मानव शरीर भी पूरी तरह से कारणों पर निर्भर है। यानी ये भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है? बिल्कुल नहीं। यह भोजन, पानी, वायु और माता पिता से मिले आनुवंशिक कारणों के संयोग से टिका हुआ है। यदि भोजन मिलना बंद हो जाए, तो क्या यह मेरा शरीर टिक पाएगा? नहीं, वो तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बस यही नागसेन का तर्क है कि जब कोई वस्तु पूरी तरह बाहरी कारणों पर आश्रित है, जो हर पल बदल रही है और जिसे बनाने में हमारा कोई सीधा योगदान नहीं है, तो उस पर मेरा होने का दावा करना भी केवल अज्ञान है। ये प्रकृति की एक व्यवस्था है, व्यक्तिगत संपत्ति नहीं। क्या बात है। अगर इसे थोड़ा और स्पष्ट किया जाए, तो क्या इसे किराए के मकान की तरह देखा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल देखा जा सकता है। मतलब हम एक किराए के मकान में रहते हैं, उसकी रोज सफाई करते हैं, दीवारों पर चित्र लगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। जब तक उसमें रहते हैं, कहते हैं ये मेरा घर है। लेकिन अंदर ही अंदर ये सच्चाई पता होती है कि इसकी एक एक ईंट पर कोई स्थायी मालिकाना हक नहीं है। बिल्कुल। जिस दिन समय पूरा होगा, ये घर खाली करना ही पड़ेगा। तो ये भौतिक शरीर भी तो इस जीवन यात्रा में एक ऐसा ही साधन है, एक किराए का घर है। इसकी देखभाल करना बहुत आवश्यक है, इसे स्वस्थ रखना जरूरी है। लेकिन आयंस, इससे अपनी स्थायी संपत्ति मान लेना शायद यही सारी परेशानी की जड़ है। ये रूपक इस पूरी दार्शनिक चर्चा को बहुत ही व्यवहारिक बना देता है, और यही वो जगह है जहां ये प्राचीन दर्शन हमारे वास्तविक जीवन, हमारे सुख दुख और सामाजिक वास्तविकता से सीधे जुड़ जाता है। तो इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? भदंत नागसेन यही स्पष्ट करना चाहते हैं कि शरीर के प्रति हमारी ये जो अंधी आसक्ति है, वही अधिकांश दुखों का मूल कारण है। हम इस निरंतर बदलने वाले शरीर को स्थायी मान लेते हैं। हाँ, हर कोई चाहता है कि जवानी हमेशा बनी रहे। बिल्कुल। एक इच्छा पैदा होती है कि यौवन कभी न ढले, सुंदरता कभी कम न हो, शारीरिक बल हमेशा बना रहे। और चूंकि ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, इसलिए जब शरीर प्राकृतिक रूप से बदलता है, जब त्वचा पर झुर्रियां आती हैं, बीमारियां घेरती हैं या बुढ़ापा आता है, हाँ, तब बहुत भारी मनोवैज्ञानिक दुख होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दुख इस बात से नहीं होता कि शरीर बदल रहा है या बूढ़ा हो रहा है, क्योंकि वो तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो दुख किस बात का है? असली दुख इस बात से होता है कि हम उस बदलाव को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम उस भ्रम को टूटने नहीं देना चाहते कि मैं ये शरीर हूं या ये शरीर मेरा है। 100% यही बात है। और मुक्ति का मार्ग इसी समझ से खुलता है। जब शरीर को उसके वास्तविक और क्षणिक स्वरूप में देखा जाने लगता है, तो उसके प्रति जो एक जकड़न है, जो पकड़ है, वो ढीली होने लगती है। ये समझ में आ जाता है कि ये रूप केवल एक प्रवाह है। और जब रूप के प्रति आसक्ति कम होती है, तो तृष्णा मिटने लगती है। ये स्पष्ट बोध कि ये शरीर ना तो मैं हूं, नहीं ये मेरा है, ये मानसिक मुक्ति का पहला वास्तविक और सबसे ठोस कदम बनता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देना आवश्यक है। अक्सर जब इस तरह के दर्शन की चर्चा होती है ना, तो सुनने वालों को लग सकता है कि ये तो बहुत ही निराशावादी विचार है। हाँ, लोगों को लगता है कि सब कुछ नश्वर है, तो जिए ही क्यों? बिल्कुल। उन्हें लगता है कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, शरीर मेरा है ही नहीं, तो फिर जीवन का अर्थ क्या है? लेकिन अगर गहराई से विचार किया जाए, तो वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। कैसे? ये विचार निराशावादी नहीं है, बल्कि ये तो बहुत बड़ी आज़ादी है। ये बोध इंसान के कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतार देता है।
ये तो है। जरा सोचिए, जब ये पूरी तरह स्वीकार कर लिया जाता है कि शरीर केवल इस दुनिया का अनुभव करने का एक माध्यम मात्र है, एक उपकरण है, तो शरीर से जुड़े दर्द या शारीरिक कमियां मानसिक रूप से नहीं तोड़ पाती। शरीर का कष्ट मन का कष्ट नहीं बनता। हाँ, शारीरिक रूप से कोई कष्ट हो सकता है, लेकिन मन अछूता रह सकता है। सुख आए या दुख, वो बस एक गुजरता हुआ प्रवाह बन जाता है। और मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि इसके प्रभाव केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं है। यदि इसे समाज और संपूर्ण मानवता के स्तर पर देखा जाए तो इसके परिणाम बहुत ही क्रांतिकारी हैं। वो कैसे? देखिए, जो व्यक्ति इस बात को गहराई से समझ लेता है कि ये शरीर केवल 4 तत्वों का एक अस्थायी ढांचा है, वो फिर दूसरों के शरीर के आधार पर भेदभाव कैसे कर सकता है? अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरी बात है। वो ये समझ जाता है कि त्वचा का रंग, शारीरिक बनावट, जाति या नस्ल, ये सब केवल बाहरी और क्षणिक आवरण है। कोई जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता, क्योंकि मूल रूप से सभी का शरीर उन्हीं समान तत्वों से बना है। बिल्कुल, सच्ची समानता यहीं से आती है। इसी दार्शनिक समझ से समाज में सच्ची समानता और करुणा का जन्म होता है। जब मैं और मेरा का अहंकार गलता है, तभी एक ऐसा संतुलित जीवन जिया जा सकता है जो केवल स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए समर्पित हो। तो यदि इस पूरी गहन परिचर्चा के सार को समेटा जाए तो निष्कर्ष यही निकलता है कि ये भौतिक रूप, ये शरीर कोई स्थायी सत्ता नहीं है। बिल्कुल नहीं है। यह केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, तत्वों का एक अस्थायी संयोजन है जो हर पल हर क्षण बदल रहा है। इस कठोर लेकिन मुक्तिदायी सच्चाई को स्वीकार करने से शरीर के प्रति अंधी पकड़ ढीली हो जाती है। और जहां पकड़ ढीली होती है, वहीं से दुखों का अंत शुरू हो जाता है। यही भदंत नागसेन और राजा मिलिंद के संवाद की वो पहली जीत थी, जहां रूप और पहचान का भ्रम पूरी तरह टूटता है। लेकिन जैसा कि शुरुआत में कहा गया था कि परिचर्चा के अंत में एक प्रश्न रखा जाएगा। हाँ, और वो प्रश्न पूछने से पहले एक स्वाभाविक संकेत उभरता है। यदि ये सिद्ध हो गया कि यह भौतिक शरीर हमारा वास्तविक मैं नहीं है, तो फिर क्या हमारे भीतर उठने वाले अनुभव, हमारी भावनाएं, हमारा दर्द और हमारी खुशी ही हमारा असली मैं है? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। इस ज्ञान यात्रा के अगले चरण में हम इसी प्रश्न को लेकर 5 स्कंधों में से दूसरे स्कंध यानी वेदना या अनुभव की गहराई में उतरेंगे। इसलिए मिलिंद पन्हो सीरीज के अगले एपिसोड से अवश्य जुड़े रहें। ज्ञान की ये महान यात्रा निरंतर जारी है। तो श्रोताओं, अब समय है उस अंतिम आध्यात्मिक और चिंतनशील प्रश्न का, जिसके साथ आत्ममंथन के लिए छोड़ा जा रहा है। ध्यान से विचार करें, यदि हमारे शरीर की हर एक कोशिका समय के साथ बदल जाती है और अंततः ये भौतिक रूप पूरी तरह नष्ट हो जाता है, तो जीवन भर किए गए हमारे कर्म और उन कर्मों के प्रति हमारी चेतना कहाँ जाकर ठहरती है? बहुत ही गहरा प्रश्न है ये। क्या हमारी वास्तविक पहचान इस भौतिक ढांचे की सीमाओं के बाहर किसी और आयाम में अपनी यात्रा कर रही है? इस प्रश्न पर गहराई से विचार करें। ये एक ऐसा प्रश्न है जो वर्तमान पहचान से परे देखने के लिए प्रेरित करेगा। ये परिचर्चा कैसी लगी, इसके बारे में विचार कमेंट में अवश्य साझा करें। और साथ ही ये भी बताएं कि इस परिचर्चा को कहां से सुना जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये ज्ञान यात्रा आगे भी निर्बाध रूप से चलती रहे। समाज को आगे बढ़ाने का बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल का पवित्र उद्देश्य है बुद्ध का जीवन दर्शन, समाज का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान और संपूर्ण मानवता का उत्थान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों के साथ। नमो बुद्धाय। जय मानवता। जय घर।